आज मेरा व्याख्यान जो है वो भारतीय साहित्य के संदर्भ में छायावाद युग का स्वरूप पर है। और यह जो पेपर है आपका वो एमए हिंदी सेकंड सेमेस्टर के लिए है। चौथे पेपर में आपका भारतीय साहित्य पाठ्यक्रम में है। उस संदर्भ में छायावाद पर आपको प्रश्न दिया जा चुका है। कई कालों का है विवरण: भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। तो आज हमारा जो व्याख्यान है वह छायावाद पर है। आप सब पहले से भी परिचित हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभक्त किया गया था। मुख्य रूप से आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। जब हम आधुनिक काल पर आते हैं तो आधुनिक काल को भी कई युगों में विभक्त किया गया। उस काल में जो अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां, विशेषताएं उभर करके सामने आई साहित्यिक संदर्भ में, तो उस आधार पर युगों का विभाजन हुआ। सबसे पहला युग था भारतेंदु युग। इसके बारे में हमने आप लोग को बताया है और उस पर आप लोग को नोट्स वगैरह भी प्रदान किया है, तो उसको आप तैयार करिए। द्विवेदी युग और तीसरा युग आता है छायावाद युग। तो छायावाद युग जिस प्रकार से भक्ति काल में, जब हम उस हिंदी साहित्य के इतिहास में जब भक्ति काल का नाम लेते हैं तो कहा जाता है कि हिंदी साहित्य का भक्ति काल जो है स्वर्ण युग है। उसी तरह से छायावाद को भी हिंदी साहित्य के संदर्भ में आधुनिक काल में हम स्वर्ण युग की संज्ञा दे सकते हैं। इस काल में भी जो 4 मुख्य कवि का नाम बार बार आता है: प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। और भी बहुत से साहित्यकार कवि इस काल में हुए और उनका प्रवृत्ति के आधार पर इस काल का संवर्धन विकास हुआ। तो छायावाद युग भी आधुनिक काल का स्वर्ण युग है। अब छायावाद का जो स्वरूप है या छायावाद क्यों नाम पड़ा, इस सब के पीछे भी एक तरह से विचार विमर्श किया गया। जब हम छायावाद की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि आधुनिक हिंदी कविता का जो तीसरा चरण है वह छायावाद है। छायावाद आधुनिक हिंदी कविता का एक महत्वपूर्ण युग रहा है और यह द्विवेदी युगीन काव्यधारा के विरोध में यह एक नवीन अभिव्यंजना के माध्यम से प्रस्फुटित हुआ था। छायावाद का जब आरंभ की बात आती है तो छायावाद कब से कब प्रारंभ हुआ, उस संदर्भ में छायावाद 20वीं शताब्दी के द्वितीय दशक से स्वीकार किया जाता है, इसका जो उद्भव है। और उस काल की जो विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाएं थीं उन सबको भी पढ़ने से ज्ञात होता है कि 1920 तक छायावाद संज्ञा का प्रचलन हो चुका था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है छायावाद के संदर्भ में कि मुकुटधर पांडे ने 1920 की जुलाई, सितंबर, नवंबर और दिसंबर की श्री शारदा जो जबलपुर से प्रकाशित होती थी पत्रिका में, हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 निबंधों की एक लेख माला छपवाई। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। जब हम छायावाद के उद्भव की बात करते हैं, छायावाद कहाँ से आया, कैसे इसका नाम पड़ा, तो सबसे पहले इसकी चर्चा की जाती है। तो 4 निबंधों की एक लेखमाला छपवाई जिसे छायावाद संबंधी सर्वप्रथम निबंध माना जाता है। और इससे पहले भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो गई थी कि उस निबंध से पहले भी कुछ टीका टिप्पणी छायावाद के संदर्भ में होते रहे। इस प्रकार जो समय है वो प्रथम विश्व युद्ध का होता है। प्रथम विश्व युद्ध की आसपास के समय को हम छायावाद का आरंभ कर सकते हैं या छायावाद का आरंभ काल माना जा सकता है।
इस समय का वर्णन करते हुए सुमित्रानंद पंत ने स्वयं लिखा है कि इस समय हमारी जो शती एक अल्हड़ किशोरी से भरी हुई थी, एक मध्यम वर्गीय अज्ञात यौना किशोरी जिसकी चंचल पलकों में नए युग के रूपबोध के स्वप्न साकार होने की चेष्टा में मानो पंख फड़फड़ा रहे थे, कुछ सीखना चाह रहे थे और हृदय को एक अकल्पनीय तथा लोक चेतना के उद्यात उन्मेष, नई संवेदनाएं आदि हिलोरे मार रही थीं। तो इस सब के साथ मानो छायावाद का प्रवर्तन होता है और उस समय तक ये इस सारे रूपों में जो है बहुत सारे सौंदर्य प्रस्फुटित होकर के, बहुत सारे मौन रहस्य प्रस्फुटित होकर के देश काल की सीमाओं में के संदर्भ में उपस्थित होते हैं। ये इस तरह का कुछ विचार जो है सुमित्रानंद पंत ने छायावाद के संदर्भ में दिया। कुछ विद्वान जो है छायावाद की विशेषताओं को इसके पूर्व के साहित्य में भी ढूंढने का प्रयास करते हैं। रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास के एक बहुत बड़े इतिहासकार, प्रथम इतिहासकार, हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में उनका बहुत बड़ा नाम है। तो उन्होंने, रामचंद्र शुक्ल ने इस प्रकार के संकेत श्रीधर पाठक और मुकुटधर पांडे की रचनाओं से प्राप्त करते हैं। फिर प्रसाद बौद्धिक युग से ही भारतीय साहित्य में छायावाद की कुछ विशेषताओं को पढ़ते हैं, किंतु काव्य प्रवृत्ति के रूप में इसका प्रवर्तन जो है हमारे साहित्य में पहले विश्व युद्ध के, प्रथम विश्व युद्ध के आसपास ही हुआ। यानी प्रथम विश्व युद्ध के आसपास हम छायावाद का प्रवर्तन प्रारंभ मान सकते हैं। इस पर डॉक्टर नामवर सिंह ने भी लिखा है कि छायावाद चूंकि विशेष रूप से हिंदी साहित्य के रोमांटिक उत्थान की वह काव्यधारा है जो लगभग ईस्वी सन 1918 से 1936 यानी रचना के माध्यम से हम देखें तो उच्छ्वास से युगांत तक की प्रमुख रूपवाणी रही है, जिसमें उस काल में निराला, प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा प्रकृति मुख्य प्रमुख कवि रहे। ये सब कवियों का नाम विशेष रूप से आता है छायावाद के संदर्भ में। ये सभी सामान्य रूप से भावोच्छ्वास प्रेरित स्वच्छंद कल्पना, वैभव की यह स्वच्छंद प्रवृत्ति जो देश कालगत वैशिष्ट के साथ साथ संसार के सभी जातियों के विभिन्न उत्थानशील युगों की भी आशा आकांक्षा में निरंतर व्यक्त होती रहती है। स्वच्छंदता की जो सामान्य भावधारा की विशेष अभिव्यक्ति का नाम, अब हम जब छायावाद की परिभाषा कर दें या उसके बारे में बताएं तो हम कह सकते हैं कि यह स्वच्छंदता की सामान्य भावधारा की विशेष अभिव्यक्ति का नाम हिंदी साहित्य में छायावाद नाम पड़ा। यानी स्वच्छंदतावाद से छायावाद को जोड़ा जाता है, रोमांटिक से। प्रारंभ में छायावाद जो शब्द है वह छायावाद का मतलब, छाया मतलब किसी की प्रतिछाया पड़ना, तो उसको बड़ा लोग उपहास की दृष्टि से भी उसका मूल्यांकन किए। तो छायावाद शब्द जो है उपहास के रूप में सामने आया और इसके पक्ष और विपक्ष में मनमाने ढंग से लोगों ने विचार किया, उसकी चर्चा की। इस पर अनेक प्रकार के आरोप प्रत्यारोप हुए, व्यंग बाढ़ छोड़ा गया। मतलब सब अपने अपने विचारों से इस पर विचार किए कि छायावाद क्या है, किसे छायावाद कहना चाहिए और इसके अंदर क्या चीज़ है। तो ये इससे चर्चा पर चर्चा जो है वह छायावाद के संदर्भ में होती रही, अनेक प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, लेकिन वह छायावाद जो है वो अपनी विकास गति को निरंतर बढ़ रही थी, तो विकसित होता गया। वह युग जो है वो काल विकसित होता गया और अंततः उसे हिंदी कविता का स्वर्ण काल माना गया। तो इसके पहले भी हमने कहा कि हिंदी साहित्य के में आधुनिक काल का जो स्वर्ण युग है वो छायावाद को माना गया, अनेक प्रकार के विचारों के उपरांत। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबसे पहले छायावाद पर सुव्यवस्थित ढंग से विचार किया। उन्होंने उनका हिंदी साहित्य का इतिहास जो पुस्तक है उस पर छायावाद पर उन्होंने बहुत ही गहन विचार किया है और छायावाद क्या है उसके बारे में बताया है।
और छायावाद तथा रहस्यवाद को समानार्थी एवं पर्याय मानते हुए उसकी अभिन्नता भी स्वीकार की है। ये छाया किसी कहीं प्रतिछाया पड़ना और वह छाया को वो एक रहस्य की दृष्टि से भी देखते हैं, तो इस संदर्भ में वो विचार करते हैं। उनकी दृष्टि में छायावाद ऐसी चित्र भाषा शैली है। अब इस पर विचार कीजिए, आप उस पर देखिए कि छायावाद क्या है। उनकी दृष्टि में छायावाद ऐसी चित्र भाषा शैली है जिसमें कथ्य, गौड़ और शिल्प पक्ष प्रमुख होता है। यानी इसमें जो कहा जा रहा है उसकी गौड़ता है और जो शिल्प है, मतलब जो उसका जो स्वरूप है, संरचना है, वो प्रमुख हो जाता है। और वह अभिव्यंजना की लाक्षणिक प्रणाली है। जो हिंदी की 3 शब्द शक्तियाँ, विधा, लक्षणा, व्यंजना, तो जो कुछ भी कहा गया है वो ज़्यादातर लक्षणा में कहा गया है, तो इसलिए इसको लक्षणा लाक्षणिक प्रणाली है, जो पश्चिम के कलावाद, अभिव्यंजनावाद, प्रतीकवाद, कल्पनावाद आदि विविध शिल्पों से अत्यंत प्रभावित है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं वह पश्चिम से ये छायावाद पर प्रभाव पड़ता है। उनके अनुसार, यानी शुक्ल जी के अनुसार, ये शब्द जो है हिंदी में बंगला से आया है और बंगला यूरोप ईसाई संतों की साधना पद्धति में जो प्रचलित फैंटासमेटा एक शब्द है उससे जुड़ा था। तो अब शुक्ल जी जो है जब इस पर विचार करते हैं, उस पर उसका मंथन करते हैं, तो शुक्ल जी की जो दृष्टि है वो छायावाद के संदर्भ में उसकी विषय वस्तु, गौड़ और शिल्प महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन नंद दुलारे वाजपेयी ने शुक्ल जी के इस मत का पूर्ण रूप से खंडन किया। मतलब उनका ये कहना था कि नहीं, इसका कथ्य गौड़ नहीं है और शिल्प ही महत्वपूर्ण, ऐसा नहीं है। उन्होंने लिखा, यानी आचार्य दुलारे वाजपेयी जी की दृष्टि में छायावाद क्या है, उसका स्वरूप क्या है, इस पर उन्होंने लिखा कि इस छायावाद को हम पंडित रामचंद्र शुक्ल के कथनानुसार केवल अभिव्यक्ति की एक लाक्षणिक प्रणाली विशेष नहीं मान सकते। इसमें एक नूतन सांस्कृतिक मनोभावना का उद्गम है। देखिए, विचार करिए कि वाजपेयी जी क्या कहते हैं कि एक नूतन सांस्कृतिक मनोभावना का उद्गम है और एक स्वतंत्र दर्शन की नियोजना है। इस प्रकार वाजपेयी जी ने छायावाद के सांस्कृतिक गौरव की बात स्वीकार की। सांस्कृतिक गौरव के रूप में छायावाद का के स्वरूप पर प्रकाश डाला है और उसकी जो विषय वस्तु है उसकी व्यापकता को भी मान्यता प्रदान की है। छायावाद और रहस्यवाद की अभिन्नता को भी स्वीकार कर लेने से छायावादी काव्य आध्यात्मिक या भावभूमि पर प्रतिष्ठित हो जाता है। उसमें लोकाश्रित भावना का सर्वथा अभाव हो जाता है। किंतु डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद की भावभूमि को नितांत मौलिक माना। जो भावभूमि मतलब छायावाद का जो धरातल है, कहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है, किसे कहते हैं, इन सब पर विचार करते हुए डॉक्टर नगेंद्र ने जो छायावाद की भावभूमि है उस पर विचार करते हुए कहा कि यह नितांत मौलिक है, इसमें नवीनता है और कुंठित वासनाओं को इसका प्रेरणा स्रोत कहा है। उनके अनुसार, यानी डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार परिभाषा है छायावाद पर कि छायावाद मूलतः रोमानी कविता है और दोनों परिस्थितियों में जागरण और कुंठा का मिश्रण है। इसमें जागरण भी है तो कहीं ना कहीं कुंठा भी हमें दिखाई देती है। महादेवी वर्मा ने भी डॉक्टर नगेंद्र के भांति इसे विचार करते हुए विद्रोह को छायावाद का मूल स्वर माना और उन्होंने एक लाइन में उसकी परिभाषा दी और कहा कि यह स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहना ज़्यादा न्यायसंगत होगा। ये महादेवी वर्मा ने उस छायावाद पर अपने विचार रखे। उनके अनुसार छायावाद जीवन के प्रति एक विशेष प्रकार का भावात्मक दृष्टिकोण है जो उनका अंतरंग और व्यक्तिगत जीवन को अपना प्रमुख प्रतिपाद्य बनाता है। छायावादी कवियों ने काव्य में अनुभूति को विशेष महत्व प्रदान किया। तो इस प्रकार से छायावाद के अनेक
जो विचारक थे, कवि थे, आलोचक थे, वह अपने अलग अलग दृष्टियों से छायावाद को परखते हैं, देखते हैं, उस पर विचार करते हैं, तो निकल करके यह आता है कि जो छायावाद में क्या है, छायावाद किसे कहा जा सकता है। तो छायावाद काव्य में अनुभूति को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। जयशंकर प्रसाद की दृष्टि में छायावाद की मूल प्रकृति अनुभूति तथा उसकी भावभंगिमा है। उन्होंने लिखा भी है, छायावाद भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर है। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं कही जा सकती हैं। महादेवी वर्मा ने इस दृष्टि से छायावाद को व्यक्तिगत अनुभूति और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हृदय की एक अनुभूति कहकर शुक्ल जी के मत का पूरी तरह से खंडन कर दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी व्यक्तिगतता को छायावाद की प्रमुख विशेषता माना। अब इस प्रकार अलग अलग जब साहित्यकारों और विचारकों ने छायावाद को देखा परखा तो कई प्रकार के विचार सामने आए। तो छायावाद के इन रूढ़ों के आधार पर कुछ विद्वानों और कवियों ने छायावाद की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी, जो इस प्रकार से हैं, उस पर आप विचार कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि महादेवी वर्मा किस प्रकार छायावाद को कहती हैं। महादेवी वर्मा के अनुसार छायावाद का मूल दर्शन सर्वात्मवाद में है, वो कहीं ना कहीं इसकी विशेषता को भी इंगित करता है। तो गुलाब राय ने कहा कि छायावाद और रहस्यवाद दोनों ही मानव प्रकृति का एक आध्यात्मिक आधारवत है जो एकात्मवाद की पुष्टि करते हैं। राम कुमार वर्मा ने छायावाद को परिभाषित करते हुए कहा कि आत्मा और परमात्मा का गुप्त वाग विलास रहस्यवाद है और यही छायावाद है। जिसे विचार पर कहीं ना कहीं शुक्ल जी ने भी छायावाद और रहस्यवाद को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया। तथा नंद दुलारी बाजपेयी ने कहा कि नई छायावादी काव्यधारा भी एक आध्यात्मिक पक्ष है, परंतु उसकी मुख्य प्रेरणा धार्मिक ना होकर मानवीय और सांस्कृतिक है। नगेंद्र ने अपने विचार के परिप्रेक्ष्य में रखा कि कोई भी आध्यात्मिक प्रेरणा छायावाद के मूल में है, यह मानना भ्रांति होगी। तथा छायावाद के प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद ने छायावाद की परिभाषा के रूप में कहा कि कविता के क्षेत्र में पौराणिक युग की किसी घटना अथवा देश विदेश की सुंदरी के बाह्य वर्णन से भिन्न भाव जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगती है, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया जाता है। इस प्रकार आचार्य शुक्ल और अन्य विचारकों ने छायावाद पर अपने विचार रखे और उसको परिभाषित किया। क्योंकि छायावाद का जो समय था, जो उसका रचना काल था, वह प्रथम और द्वितीय विश्व के समर के बीच का था, तो इस काल में, इस युद्ध काल में भारत का जो संबंध अन्य पश्चिमी राष्ट्रों से भी होता है, उनके कार्यों का, उनकी प्रवृत्तियों का कहीं ना कहीं उस समय प्रभाव पड़ता है। समाज में बहुत सारी व्याप्त कुरीतियाँ रहती हैं, जाति पात के भेदभाव, दास प्रथा, शोषण, पूंजीवादी प्रणाली आदि की ओर हम सबका ध्यान केंद्रित होता है। परिणाम स्वरूप सामाजिक क्रांति की एक लहर उठ चलती है और लोग अंधविश्वास, अविश्वास की भावना से मंडित होकर नवीनता की ओर, कि कुछ नया होना चाहिए, इस ओर उन्मुख होने लगते हैं। समाज की इस विषम परिस्थिति से कलाकार भी अछूता नहीं रहता है, क्योंकि साहित्यकार, कलाकार समाज का ही एक तरह से, साहित्य समाज का अपना एक अंतः संबंध है। तो फलतः साहित्यिक क्षेत्र में भी एक क्रांति और छायावाद का बीजारोपण होता है। छायावाद पर उस समय की विदेशी, राजनैतिक और सामाजिक कारणों का प्रभाव पड़ता है तथा छायावाद उस समय की पश्चिमी आंदोलन से प्रभावित पूरी तरह से हो जाती है। तो कह सकते हैं कि छायावाद पर कि किसी एक साहित्यिक परंपरा की यह देन नहीं है, यह विभिन्न साहित्यिक परंपराओं का परिणाम है तथा उस पर
अपना अलग अलग ढंग से प्रभाव डालते हैं। इसी कारण इसके पहले जो सूफी काव्य है, भक्ति काव्य है, संत काव्य है और अंग्रेजी का जो स्वच्छंदतावाद है, उसके जो तत्व हैं वो कहीं ना कहीं मिल करके इसमें विलीन हो जाते हैं। इन सब का प्रभाव हमें इस छायावाद में, कि हिंदी साहित्य के इतिहास के छायावाद में हमें दिखाई देता है। और उस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि छायावाद जो है वह हिंदी साहित्य की एक स्वाभाविक क्रिया है। अब छायावाद के का क्या काल रहा है, क्या उसका समय रहा है और छायावाद कैसे आया, छायावाद पर अलग अलग दृष्टिकोण से जो साहित्यकारों का ने विचार किया, किसे कहना चाहिए, अपनी परिभाषाएं, अपने मत प्रेषित किए, उस संदर्भ में हिंदी साहित्य के इतिहास में छायावाद का बोलबाला हो जाता है। यानी छायावाद एक प्रमुख काल के रूप में, युग के रूप में हिंदी साहित्य में अपनी प्रभुता जमा लेता है। अब छायावाद के संदर्भ में क्या है, उस संदर्भ में जब हम विचार करते हैं तो कह सकते हैं, निसंदेह कहा जा सकता है कि छायावादी काव्य में भावों की कोमलता, अनुभूति की गहराई और जीवन के प्रति एक संवेदना है। छायावाद के अंदर है क्या, ये जो भी विचार विमर्श हुए उसके संदर्भ में छायावाद में मुख्य रूप से कल्पना पर विशेष जोर दिया गया है। यहाँ तक कि जो सहानुभूति भी थी वह भी कल्पित होने लगती है, अर्थात यह कल्पित आदर्शवाद का बोध करवाता है। साहित्यिक दृष्टि से यह प्रौढ़तम काल है। उपन्यास में अगर हम बात करते हैं, उपन्यास के क्षेत्र में छायावाद के अंतर्गत हम जब बात करते हैं तो प्रेमचंद का नाम आता है। नाटक में प्रसाद का, कहानी क्षेत्र में प्रेमचंद का, आलोचना और निबंध क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का युग हो जाता है। यानी वहाँ से युग को जोड़ने लगते हैं। भारतेंदु काल में जिन शैलियों का बीज वपन हुआ था और द्विवेदी काल में जिसका पल्लवन हुआ, इस काल में आकर के उसका पूर्ण विकास होता है। तो भाषा और शिल्प विधान की दृष्टि से भी यह काल प्रौढ़तम काल है। अनुभूति में यह साहित्य भक्तिकालीन साहित्य की समकक्षता में आता है और कलात्मकता में रीति युग की तुलना में आता है। कविता के क्षेत्र में छायावाद ने आधुनिक काव्य परंपरा को विकसित और परिमार्जित किया, उसके रूपों को निखारा, संवारा और उसके प्राणों में कह सकते हैं कि नई प्रेरणा का संचार किया। छायावाद का जो सामान्य अर्थ हुआ कि प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली, अब मुख्य रूप से छाया के रूप में प्रस्तुत का कथन, यह स्पष्ट रूप से छायावाद का स्वरूप उभर करके सामने आता है कि छायावाद का सामान्य अर्थ है प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। इस शैली के भीतर किसी वस्तु या विषय का वर्णन किया जा सकता है। छायावाद के जो अर्थ आरंभ में निर्धारित किए गए, उसे छाया के शब्द के अर्थ को समझाने की ही कोशिश की गई। शुक्ल जी ने इसे सीमित अर्थ में एक शैली विशेष माना, जिसमें लाक्षणिक मूर्तिमत्ता, प्रतीक विधान, विरोध चमत्कार, विशेषण विपर्य, मानवीकरण, अन्योक्ति विधान आदि पर बल दिया। इन्हीं सारी विशेषताएं जो है वो छायावाद के संदर्भ में आती हैं। अलग अलग साहित्यकारों ने जब छायावाद के स्वरूप पर अपना प्रकाश डाला तो प्रसाद जी ने छायावाद में स्वानुभूति की विवृत्ति पर ज़्यादा बल दिया। तो व्यक्तिगत प्रणय से लेकर के और करुणा और आनंद तक फैला हुआ है। निश्चित रूप से छायावाद में शैलीगत विशेषताओं के साथ साथ प्रेम आदि भावनाओं को भी स्वीकार किया जाता है, जबकि अव्यक्त निराकार के प्रति प्रणय निवेदन को रहस्यवाद की मूल विशेषता माना जाता है। छायावाद की प्रणयानुभूति पर रीतिकालीन श्रृंगार चित्रण का भी काफ़ी प्रभाव हमें दिखाई देता है। काव्य शास्त्रीय मूल्यों की दृष्टि से भी छायावाद प्राचीन सिद्धांतों, विशेषकर रस सिद्धांत के अनुरूप है। और जहाँ तक दार्शनिक सिद्धांतों का संबंध है, छायावादी काव्य सर्ववाद, कर्मवाद, वेदांत, शैव दर्शन आदि, अद्वैतवाद, भक्ति आदि पुराने सिद्धांतों को ही व्यक्त करता हुआ दिखाई देता है। द्विवेदी कालीन खड़ी बोली और छायावादी खड़ी बोली में अंतर है।
भाषा का विकास समग्र काव्य चेतना का विकास होता है, उसका अतरंग तत्व होता है। और छायावाद के मूल स्वरूप के संदर्भ में कहा जा सकता है कि छायावादी काव्य व्यक्तिनिष्ठ और कल्पना प्रधान है। प्रसाद, निराला आदि कवियों ने अधिकतर अपनी सुख दुखमय अनुभूति को ही मुखरित किया है। छायावाद में कल्पना का उपयोग अनुभूति के विविध पक्षों और प्रसंगों की उद्भावना में भी किया गया है और उन्हें व्यक्त करने के लिए प्रतीकों और बिंबों की सर्जना की गई है। छायावादी कवियों ने प्रधान रूप से प्रणय की अनुभूति को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। छायावाद का जब हम स्वरूप और उसके विकास के संदर्भ में जब बात करते हैं तो छायावाद में सबसे ज़्यादा बल जो दिया जाता है वो अनुभूति पर, प्रणय की अनुभूति को उन्होंने व्यक्त किया है। उनकी कविताओं में प्रणय से संबंध विभिन्न प्रकार की विविध मानसिक जो अवस्थाएं होती हैं, जैसे कभी हमारा मन आशा से युक्त हो जाता है, कभी आकुलता होती है, आवेग, निराशा, पीड़ा, स्मृति में होता है, कभी विषाद होता है, जैसे अनेक नए रूपों में उस सब का बहुत ही मार्मिक ढंग से इस काल में चित्रण किया गया है। छायावादी कवियों की अनुभूति प्रत्यक्ष है, जिसकी प्रधानता का महत्व है। अनुभूतिपूर्ण अभिव्यक्ति एवं सौंदर्य की कल्पना की गई है। अभिव्यक्ति इस तरह से छायावादी काव्य की अप्रतिम विशेषता मानी जा सकती है। इस दृष्टि से हम प्रसाद की एक छाया, निराला की राम की शक्ति पूजा और पंत की परिवर्तन शीर्षक कविताओं जीवन की जो मूर्त आख्यान और प्रसंगों को चित्रित करती है उसको लिया जा सकता है। उस पर विचार करके ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से अभिव्यक्ति, अनुभूति का भाव का समावेश इनमें रचनाओं में हुआ है। छायावादी काव्य में भावमूलक संवेदना निहित है और छायावादी कवि की दृष्टि जो है वह अंतर्मुखी होती है। प्रसाद की अनुभूति शैव दर्शन में परिणित होती चली जाती है। शैव दर्शन को मानते हैं। प्रसाद की जो अनुभूति वो शैव दर्शन की ओर उन्मुख होती है। तो निराला जो है वो अद्वैत और भक्ति के क्षेत्र में साधना करते हुए हमें दिखाई देते हैं। जब राम की शक्ति पूजा हम उसको पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं निराला में वह भक्ति का पंथ की काव्य दृष्टि में पूरा व्याप्त मूल अजर सत्य का ही उद्घाटन किया गया है और उन्होंने प्रकृति में ही सारे सौंदर्य को देखते हैं। और महादेव वर्मा निराकार सर्वव्यापक प्रिय की भावना को ही काव्य का प्राण मानती है। तो अलग अलग रूपों में कहीं ना कहीं जो ये कवि साहित्यकार अपने भावों को संप्रेषित करते हैं इस काल में, लेकिन सब अनुभूति के अभिव्यक्ति पक्ष पर ही ज़्यादा बल देते हैं। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि छायावादी काव्य आशा, आत्मविश्वास, कर्मवाद की प्रखरता से युक्त काव्य है, जिसमें अनेक आंतरिक और बाह्य विशेषताएं निहित हैं। मुख्यतः यह अनुभूति का साहित्य है। तो छायावाद जो है हिंदी साहित्य का एक प्रमुख युग है और इस पर आप उसका क्या स्वरूप रहा है, उसके अंदर उसकी क्या प्रवृत्तियाँ, क्या विशेषताएं, मुख्य रूप से इस पर विचार किया गया है। तो आप जो है इस पर आप तैयार करिए